आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। फिरके वाराना फसादात सैकड़ों हिंदुस्तान की दामन के वो बदनुमा दाग हैं जिनसे निजात पाए बगैर ये मुल्क तरक्की की राह पर पूरी रफ्तार से नहीं चल सकता। हुकूमतें इन पर काबू पाने के दावे भी करती हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं से फूट पड़ते हैं और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मजरूह कर देते हैं। हालिया दिनों में यूपी में और कुछ दिगर रियासतों में हुए दर पे फसादात ने एक बार फिर मुल्क के अमनो इस्तेकाम को, फिरक़ेवाराना हमआहंगी को चुनौती दी है। सवाल फिर वही है कि ये फसादात क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे कौन सी तखरीबकार जहनियत है और इससे किस तरह निपटा जाए। अपने इस खास प्रोग्राम में हम आज इसी मसले की तह में उतरने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूपी बीजेपी के रियासती तर्जुमान विजय बहादुर पाठक, राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी और इंडिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास। आप सभी का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इसके साथ ही ओबी से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन मजिंदर सिंह सिरसा। आप सभी का खैर मकदम है। तो नाजरीन, शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम खुली बहस। हिंदुस्तान की तरक्की में रुकावट बनने वाली अहम वजूहात में एक बड़ी वजह मजहबी फसाद को भी माना जाता है और हालिया दिनों में रियासत यूपी में हुए फसादात ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि हुकूमतें इसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन कई अनासिर हैं जो इंतजामिया के हिकमत अमली पर भी भारी पड़ जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें हर रंग और मजहब के फूल जड़े हैं और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन बहुत से समाज मुखालिफ अनासिर ऐसे हैं जिन्हें ये खूबसूरती पसंद नहीं और फिरकों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे के दिलों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे मजहबी जज्बात को भड़काने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हालिया दिनों में यूपी के सहारनपुर में हुए फसादात ने अमन पसंद लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक दूसरे के तई हमदर्दी का जज्बा रखने वाले सिख और मुसलमान सहारनपुर में क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इससे कबल मगरबी यूपी में इत्तेहादो इत्तफाक की मिसाल दी जाने वाली जाट मुस्लिम यकजहती को भी किसी की नजर लग चुकी है। सालों से एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होने वालों ने गुज़िश्ता दिनों एक दूसरे का आशियाना जलाने में दरेग नहीं किया। महीनों तक लोग अपने घरों को लौटने के बजाय राहती कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहे। मुल्क के इसी हालात को देखते हुए कांग्रेस ने पार्लियामेंट में बहस कराने के मुतालबे को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। ऐवान में भी कभी कभार बोलने वाले राहुल गांधी वेल में पहुंच गए। I've raised my voice many times before in Parliament, but I think for the first time you're walking into the well of the House. I mean, look, we are not being allowed to speak in Parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. ऐसा माना जाता है कि मुल्क में इंतखाबात करीब आते ही लोगों के मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। ऐसे मौके तलाशे जाते हैं जो फिरका परस्ती की आग में घी डालने का काम करते हैं और इस काम में पेश होते हैं मजहबी रहनुमाई के खुद साख्ता दावेदार। इन पर काबू पाने के लिए यूपीए सरकार ने तशद्दुद मुखालिफ बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन सरकार की अदम दिलचस्पी और अपोजिशन की मुखालफत के सबब ये बिल अभी तक पास नहीं कराया जा सका। कांग्रेस फिरकावाराना फसादात पर बहस कराने का मुतालबा कर रही है, जबकि इंडिया का दावा है कि मुल्क में हालात खुशगवार हैं। बिना तर्क, बिना रीजन, बिना रूल्स कांग्रेस पार्टी सदन को डिस्टर्ब करना देश के लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, तानाशाही नहीं चलेगा। कौन तानाशाही कर रहे हैं? एक तरफ 400 लोग सवाल पूछना चाहते, 50 लोग खड़े होकर हंगामा कर रहे हो, सवाल नहीं पूछने दे रहे। तानाशाही क्या है, ये भी उन्हीं लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, हम चर्चा से कौन डर रहा है चर्चा से? हम हर एक विषय पे रूल के मुताबिक चर्चा करने के लिए तैयार है। 21वीं सदी में हमारे मुल्क में हो रहे इस तरह के फिरकावाराना फसाद हमें कहां पहुंचाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मजहब के नाम पर मुनाफरत फैलाने वालों का आखिर मकसद क्या है और कौन लोग हैं जिनकी जहनियत इस तरफ काम कर रही है, और इस पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि जब फसादात होते हैं तो मरे किसी भी मजहब का आदमी, लेकिन शर्मसार इंसानियत होती है। बेहतर होता है कि फसादात रोकने के लिए जल्द अज जल्द फिरकावाराना तशद्दुद मुखालिफ बिल को
पास कराया जाए। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। बिल्कुल तय बात है, जिस तरह से अगर बात करें उत्तर प्रदेश अकेले एक रियासत की, तो जिस तरह से वहां पिछले 2.5 महीनों में 650 से छोटे बड़े दंगे हुए हैं और उसके बाद अभी हालिया दिनों में जिस तरह की हालात वहां बन रही है, सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसे इस तरह की चीजें और एकाएक ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक तरह से कहीं ना कहीं फिरकावाराना आग में झुलस रहा है। क्या ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का है या मुल्क की दूसरी रियासतों में भी इसका असर पड़ रहा है? हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे, अब मुस्लिम सिख फसादात हो रहे हैं और अब इंतहा तो ये हो गई कि सिख और सिख के दो फिरके आपस में भिड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि यहाँ एक तरह का सोशल टर्मोइल देखने को मिल रहा है। इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कासिम रसूल इलियास साहब के पास। मुस्लिम सियासत पे और हिंदुस्तान की सियासत में गहरी नजर है, वेलफेयर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं। आप क्या कहिएगा कासिम रसूल इलियास साहब कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुजफ्फरनगर का जो राइट हुआ था तो ये माना गया था मुस्लिम जाट राइट है, पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम राइट भी नहीं था, हिंदू जाट राइट था। और ये देखा गया जिस तरह से उन बिरादरी में जहां मुसलमानों के साथ रिश्ते अच्छे थे, एक एक करके वो रिश्ते खराब हो रहे हैं। अभी हालिया हमने देखा कि सहारनपुर में सिख और मुसलमान बहुत अच्छे से, बहुत कॉमनल हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, लेकिन वहां भी जो अमन व अमान है वो दरहम बरहम हो गया। क्या लगता है, कोई पैटर्न है, कोई सोची समझी साजिश है या एकाएक इस तरह की माहौल बन गया है? देखिए, मुजफ्फरनगर का जो कम्युनल राइट हुआ था जी, यानी 47 से लेकर 65 सालों में भी वहां जाट और मुसलमानों के दरमियान कोई दंगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि जहां वो लोग एक साथ इतने अच्छे से रहते थे, एक दूसरे के कारोबार में हिस्सा लेते थे और एक दूसरे का हाथ बटाते थे, वहां ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? एक छोटे से वाक़े को बुनियाद बनाकर उसको राजनीतिक वो दिया गया, रंग दिया गया और उसके बाद जो है जिस तरह का दंगा भड़काया गया वो आपके सामने है। आपका दंगा भड़काया गया इसलिए कि इसमें तो जो लोग कल्प्रिट थे नामजद रिपोर्टें हैं। बीजेपी के 3 सांसद जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो नामजद रिपोर्ट है उनके खिलाफ। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि देखिए, मैं भी सहारनपुर से जाके आया हूं, एक डेलीगेशन को लेकर गया मेरे साथ में वहां पे। मैंने फाइनली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों के साथ में भी मुलाकात की। सब दोनों पार्टियों को ये कहना है कि ये इसके पीछे राजनीतिक अवसरवादी तत्व काम कर रहे हैं और वहां के जो कि इस वक्त में जो एमपी हैं उन्होंने इसको, यानी देखिए एमपी की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उसके अगर क्षेत्र में कोई कम्युनल राइट हो रहा है तो दोनों को शांत करके समझौता कराने की कोशिश करें। लेकिन अब अगर आप एक ग्रुप को भड़काते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं अपने मौके पर डटे रहो तो उससे जो है वो ये मैं बता रहा हूं आपको, मेरी 1-to-1 गुफ्तगू आपकी बातचीत हुई होगी, लेकिन सांसद राज्य की कानून व्यवस्था के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ, आपने सांसद को जितना मैंने समझा है ये कहना वो पंचायती करके एक दूसरे के साथ बैठ कर माहौल को, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है उनको काम करना चाहिए। मेरा कहना है कि सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, सांसद की भी जिम्मेदारी है, पर अकेले जैसे इन्होंने तकरीर करते समय जब ये कहा कि वहां के सांसद तो नहीं, मैं तो अभी बात अपनी कंप्लीट भी बोले, फिर आप बोलिए जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक पहलू तो वो है जी। दूसरा ये कि मेरा अंदाजा ये है कि यूपी में जितने कम्युनल राइट्स आपने बताए हैं ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद से 600 राइट्स हुए हैं, उससे पहले जो हुए अलग है जी। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब से तब्दीली आई है कम्युनल राइट का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अभी गवर्नमेंट बनी है उसके असरात हैं ये बात सरदारों ने भी हमसे कही है कि इसके पीछे जो है सेंट्रल के अंदर जो ताकतें इसमें आई है, पावर में आई है, वो भी एक बड़ा रीजन है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं पढ़क साहब से इस बात पर इत्तेफाक करता हूं कि बुनियादी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसकी जिम्मेदारी है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में है। और एक बार लालू तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक अमन अमान और एक जो सूरत हाल है केंद्र में, जो नई गवर्नमेंट आई है सेंटर में, मरकज में, उसकी वजह से एक मैसेज गया है, उसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। अमन अमान की जिम्मेदारी जो है मैसेज इस तरह से गया है कि जो बैड एलिमेंट हर सोसाइटी में होते हैं वो कहीं, लेकिन जब आपकी हुकूमत बन जाती है तो आपको लगता है कि अब तो हमारे हाथ में सब चीज है, पावर हमारे हाथ में है, सेंटर हमारे हाथ में है, स्टेट में हम आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसको बुनियाद बनाकर चलिए आपने अपनी बात की। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन मजिंदर सिंह सिरसा साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह की सूरत हाल अभी सहारनपुर में रही वो उसका क्या कारण था। आप बता रहे हैं, कासिम रसूल इलियास साहब बता रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ लोगों ने सहारनपुर में मुस्लिम सिख दंगों को हवा दी और वहां पे इससे पहले सिख और मुसलमानों में कभी इस तरह का फसाद नहीं हुआ था। सिरसा साहब क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं पहले तो आपने जो बातें कही, मेरा उनसे कोई सबके साथ इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। आप एक अल्फाज बार बार कह रहे हैं कि कभी भी मुसलमान या सिखों के अंदर कभी फसाद नहीं हुआ। मैं इसको ठीक करना चाहूंगा। सिखों का ना मुसलमानों के साथ कभी हुआ है और ना ही कभी हिंदू धर्म के साथ हमारा कभी भी नहीं रहा। हमारे साथ इस हिंदुस्तान आजाद मुल्क में केवल एक ही बार 1984 के अंदर हुआ है, और वो हिंदू सिख राइट्स नहीं थे, वो केवल कांग्रेस वर्सेस सिख थे। इसलिए हमें किसी ऐसे धर्म के साथ जोड़ना कहना कि हमारा किसी धर्म के साथ, हमारा किसी के साथ नहीं, हमारा सद्भावना है। दूसरी बात, जब मुजफ्फरनगर में सब कुछ हुआ तो मैं उसी दिन, जिस दिन का ये वाकया है, उसी दिन मैं कर्फ्यू के दौरान वहां पहुंच गया था और मैं गुरुद्वारा परिसर के अंदर तकरीबन 2-2.5 घंटे रहा हूं। मैं आपको दो बहुत अहम बातें बताना चाहता हूं। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे एक चौक से गुरुद्वारे के छोड़ने के लिए जो भाई गए, वो 2 मुसलमान भाई थे जो मोटरसाइकिल में मुझे लेके गुरुद्वारे छोड़ने के लिए गए। वहां पे कतई ऐसी बात नहीं थी कि कहीं मुसलमान और हिंदू का, मुसलमान या सिख का कहीं दंगा हुआ है, फसाद हुआ, नहीं। वहां क्या था, कुछ ऐसे लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी के अंदर, जो वहां का, मेरे को जानकारी नहीं है बहुत ज्यादा उनके बारे में, लेकिन जो मेरे को उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बैड क्रिमिनल, एक किस्म का आदमी जो है जी समुदाय से बिलोंग करता है, वो किसी समुदाय में भी क्रिमिनल लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक में, सभी में हो सकते हैं और होते भी हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के लिए, प्रॉपर्टी बिल्कुल प्योरली प्रॉपर्टी रिलेटेड, और एक मकसद क्या था, कब्जा करने का, ब्लैकमेल करके पैसा लेने का। जब इन चीजों में फेल होता दिखाई दिया तो उसने इसको धार्मिक रूप देने की कोशिश की, जो इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं जब धार्मिक भावनाओं की बात आ जाती है तो कई बार लोग उसमें बह जाते हैं। लेकिन कतई ना तो मुसलमानों के मन में ऐसा भाव था कि हमने कोई सिखों का नुकसान करना है, और ना ही सिखों के प्रति ऐसा मैंने भाव वहां देखा कि मुसलमानों ने हमारा नुकसान किया या हम। लेकिन सिरसा साहब, ये तो मानिएगा कि ये तो मानिएगा कि जिस तरह की चीजें हुई, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदू सिख राइट या सिख मुस्लिम राइट नहीं होते हैं और बहुत सद्भाव के साथ लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं अभी हुई हैं सहारनपुर में, आपकी बात मान ली जाए, हम लोगों को पता है कि वो एक प्रॉपर्टी का, एक जमीन के टुकड़े से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन पूरे तौर पर उसको एक कॉम्युनल उन्माद बनाने की कोशिश की गई, उसको कॉम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश दिया गया, और ये 2 कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 2 कारण हैं। पहली, जब भी कोई ऐसे हालात बनते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको लगता है कि अब उनका भी वक्त आ गया, अब उनकी भी रोटियां सेकी जा सकती हैं, तो इसके अंदर जो है आग के अंदर तेल डालने का, घी डालने का काम करते हैं, और वो ऐसा हालात बना देते हैं जिसके चलते उनका भी कोई ना कोई स्वार्थ बीच में से निकले। एक दूसरा, इस बात से कहीं भी किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। पॉलिटिकल लोगों ने इसको कहीं ना कहीं कई रंग देने की कोशिश की। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं वहां के मुसलमान भाइयों का भी और सिख भाइयों का भी, और उन्होंने संयम को बरता। मैंने उस दुकानों को जलते देखा है, मैंने मौके पर था, लोगों की आग लगी हुई दुकानों को, आगों को बुझाते हुए देखा है, लेकिन फिर भी लोगों ने संयम रखा। वो समझ चुके थे तब तक, ये 2-3 घंटों के अंदर अंदर कि हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे अपने भाई हैं, ये ऐसा नहीं है, ये एक हालात ऐसा बनाए गए हैं, और उसके अंदर खूब अच्छे तरीके से पॉलिटिकल लोगों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। और उसी के अंदर ऐसा कहना कि उनका रोल नहीं रहा था, बिल्कुल यकीनी तौर पर उनका रहा था, चाहे किसी के आका के रूप में रहा हो, चाहे किसी की इस तरह के क्रिमिनल आदमी को जिसके पीछे से जिसका आशीर्वाद था, चाहे उस रूप में उसको आगे आना पड़ा हो, चाहे क्योंकि वो जिसको संरक्षण देता था जो उसको इसलिए आगे आना पड़ा हो, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन पॉलिटिकल लोग इस काम में इन्वॉल्व हुए, पॉलिटिकल लोग इस काम में इन्वॉल्व हुए, और पॉलिटिकल लोगों के इंटरफेरेंस से ही ये मामला इतना बिगड़ा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के स्पोक्समैन हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विजय बहादुर पाठक साहब इस पे क्या कहते हैं। सारी दुनिया ये कह रही है कि सहारनपुर में जिस तरह से हालात बिगड़े, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसिडेंट्स हुए। हालांकि बहुत अच्छी बात कही सिरसा साहब ने कि हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी और सिख कम्युनिटी ने भी इस पे बहुत जल्दी काबू पाया, और जो लोग रोटी सेकना चाहते थे वो पूरे तौर पर कामयाब नहीं हुए। लेकिन पाठक जी, ये बताइए कि कौन लोग हैं, कहीं ना कहीं शक की सुई हमेशा कुछ ऐसी पार्टीज की तरफ जाती है जिनका इतिहास रहा है इस तरह की चीजों में, आप क्या कहिएगा? देखिए, सिरसा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, और वहां के दोनों कौमों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने, जो लोग भी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, उनके मंसूबों को नाकाम किया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी घटनाएं, अभी आप कह रहे थे कबाल का जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई, छोटी सी रेप की घटना है,
जिस तरह से आप जिस अखबार का जिक्र कर रहे हैं, आप कहीं सही कह रहे हैं, वो छोटी सी रेप की घटना है। सिरसा साहब ने बताया कि वो सहारनपुर की एक जमीन के टुकड़े की घटना है। मेरा ये कहना है कि जो छोटी घटनाएं हैं वो बड़े विवाद का कारण बन रही हैं, उनको चेक बैलेंस का काम करना चाहिए। विवाद का कारण नहीं बन रही है पाठक जी, उसको विवाद का कारण बनाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर वो घटनाएं हो रही हैं तो किसी आप बताइए कि जो रेप के आरोपी हैं उनसे सरकार की कौन सी सहमति हो सकती है, उनके प्रति कौन सी सहानुभूति हो सकती है? जो लोग भी अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, आपने एक बात कही कि सरकार की क्या हमदर्दी या क्या सिंपैथी हो सकती है उन लोगों से जो रेप के कांड में। लेकिन ये बताइए, आपकी पार्टी के कुछ विधायक हैं, कुछ सांसद हैं जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर राइट को लेकर के बहुत सारी चीजें हुई, FIR तक हुआ, लेकिन उनके साथ आपकी सहानुभूति है, आप उनको मुजफ्फरनगर को लेकर करते हैं। मुजफ्फरनगर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है सरकार को कटघरे में, और जो परिस्थितियां हैं हमारे विधायकों पर, देखिए घटनाएं जब हुई, उन घटनाओं के जो असल आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आरोपी तो वही लोग हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आरोपी नहीं है। जैसे घटनाएं होती हैं और सरकार एक राजनीतिक आरोप लगाती है तो उसके पीछे जो आवाम, जो अमन चैन को खलल करने डालने के लिए जो अराजक तत्व होते हैं, उनको एक बहाना मिलता है। और बहाना मिलता है इसलिए आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार कोसी की घटना ले लीजिए, कोसी में क्या घटना थी, पानी लेने को एक विवाद, लेकिन ये बताइए, और वो घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े विवाद का कारण बन रही है। उत्तर प्रदेश में ये बताइए कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर के अभियुक्तों को, जो राइट केस में अभियुक्त थे, उनको मंच पे बुलाकर सम्मानित किया गया। और दूसरी बात, उनको जिस तरह से उनका महिमा मंडन किया जाता है, माफ कीजिएगा, जिस तरह से इस तरह किसी समुदाय के हों, अगर वो मुस्लिम समुदाय के हों, मेरी बात सुन लीजिए, मुस्लिम समुदाय, नहीं आपकी बात हम सुन रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सुनिए, हिंदू, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कंडेम करना चाहिए। नहीं, कंडेम हमने कहा कि जो घटनाएं हो रही है वो कंडेम होनी चाहिए। मंच पे बुला करके इनाम दे रहे हैं। नहीं, तो हमारी पार्टी के वो विधायक हैं, अगर राजनीतिक रूप से गलत करेंगे तो भी कोई बात नहीं। गलत उन्होंने गलत नहीं किया, कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, उन्होंने गलती कहाँ की? अगर राजनीतिक रूप से उनको आरोपी बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में देखिए मामला जो है, देखिए हम इन्होंने ये बात कही है कि स्टेट की सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि वो कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा मानना ये है कि स्टेट की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जो असल कल्प्रिट हैं, इस दोषी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको जो है सवाल ये है, मेरा ये कहना है, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में 50 ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं हैं जिनसे टेंशन बढ़ी। अगर ये घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर तुरंत प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। और जो लोग बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जाति और मजहब से परे होकर कार्रवाई करनी चाहिए, जो व्यक्ति है। चलिए, एक अच्छी बात इन्होंने कही है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन ये कह रहे हैं कि अगर कोई जात और मजहब के खिलाफ कोई चीज करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कासिम रसूल इलियास साहब, ये बताइए क्या ये मुमकिन है जब एक आदमी जो राइट केस का एक्यूज है वो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो उसके साथ इतने लोग होते हैं कि ये मुमकिन नहीं हो पाता है, उसकी पार्टी उसके पीठ पर खड़ी हो जाती है। इस तरह की चीजें होने में क्या आपको नहीं लगता है कि मॉरल वैल्यूज का, एक जो सोशल वैल्यूज हैं उसका ह्रास हुआ है, वो खत्म होते जा रहे हैं? पहले क्या एक जमाना था कि इस तरह के अगर कोई लोग होते थे तो लोग उनसे परहेज करते थे, उनसे किनारा करते थे। आज अगर कोई राइट केस का अभियुक्त है या कॉम्युनल पैशन को बिगाड़ रहा है, उसके साथ जनता जुड़ती है, क्या वजह है? नहीं, देखिए असल में ये जो पोलराइजेशन की सियासत है जी, आपको ये महसूस हो रहा है कि यही एक रास्ता है सत्ता में पहुंचने का। बदकिस्मती से सत्ता में पहुंचने के लिए जो दो आदर्शवादी लोग थे पहले, वो इश्यूज को बुनियाद बनाकर, उसूलों को बुनियाद बनाकर, अक़दार और वैल्यूज को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ते थे जी। आज जो है समाज को फाड़ कर, काट कर, बांट कर। चलिए, आपने एक बहुत अहम बात की है, पहले समाज को जोड़ करके सियासत की जाती थी, लेकिन अब समाज को फाड़ कर और तोड़ कर सियासत की जाती है। बहुत अहम मौजूद है, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कासिम रसूल इलियास साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। समय उद्यमी 2014 देश का सबसे बड़ा रीजनल MSME अवार्ड। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब आ रहा है राजस्थान में।
राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को करेगा सम्मानित। नामांकन के लिए लॉग ऑन करें समयउद्यमी.समयlife.com पर। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2014। सपोर्टेड बाय NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSc SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, माइडिया 100 इनिशिएटिव। कांग्रेस में मतभेद है या नहीं? मतभेद है, मनभेद नहीं है। मुस्लिम मसाइल पर दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंदर सिंह लवली की बेबाक राय। लवली जी का क्या स्टैंड है मुस्लिम रिजर्वेशन पे? मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में एक बिल्कुल कॉमनल पोलराइजेशन हुआ है और हर जगह कहीं ना कहीं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरी रियासतों की बात करें, कहीं ना कहीं दंगे हो रहे हैं। क्या वजह है? कि क्या मायावती की वो बात जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर एक किसी खास पार्टी की सरकार बनती है मुल्क में तो हिंदुस्तान की जो कम्युनल हार्मनी है वो कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रह पाएगी। क्या उनका जो कहा हुआ था वो सच हो रहा है या इसके पीछे और कोई बात है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्यसभा के मेंबर मोहम्मद अदीब साहब, कासिम रसूल इलियास साहब, विजय बहादुर पाठक साहब और हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त जुड़े हुए हैं मजिंदर सिंह सिरसा साहब जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कासिम रसूल इलियास साहब से कि क्या वजह है कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है, क्यों इस तरह का पोलराइजेशन हो रहा है, क्यों इस तरह की कम्युनल डिस्टर्बेंस हो रही है। और ये कह रहे थे पहले की जो सियासत है वो लोगों को जोड़ के होती थी, लेकिन अब फर्क ये आया है 21वीं सदी में कि लोगों को तोड़ करके समाज को बांट कर सियासत होती है। जी कासिम साहब। बिल्कुल, देखिए अमित शाह साहब को जब से जिम्मेदार बनाया गया यूपी का, उसके बाद से यूपी के अंदर ये सूरत हाल पैदा होना शुरू हुई, यानी जितने कम्युनल राइट्स हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये बात नहीं, ये बात आप उत्तर प्रदेश के लिए कह सकते हैं, दूसरे बारे में बात कह रहे हैं ना। देखिए इस वक्त तो सरकार सेंटर में आ गई है जी, कई स्टेट के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, पिछले आइंदा 2 साल के अंदर कई स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूं जहां जहां भी मुसलमानों की कोई पॉपुलेशन है या हिंदू वहां पे है तो इन दोनों के दरमियान में लड़ाकर पोलराइजेशन करने की कोशिश किया गई। देखिए एक बात मैं ये कह रहा हूं, जाने से पहले पाठक साहब ने एक बात कही थी जी, छोटे छोटे वाकयात को अगर वहीं रोक दिया जाए तो आगे बात नहीं बढ़ती है। इन्होंने रेप केस का जिक्र किया, अभी देखिए मेरठ का एक वाकया चल रहा है इस वक्त प्रेस के अंदर। मेरठ के वाकये में क्या है, ये इल्जाम है कि एक हिंदू औरत ने कन्वर्ट होकर उसको जबरन कन्वर्ट किया गया, उसकी शादी करवाई गई। सरकार ये कह रही है कि कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं, औरत ने भी एफिडेविट के अंदर बहुत सारी गलत बातें कही हैं, हमें इसकी छानबीन करने दीजिए। लेकिन आप देखिए बहु बेटी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। सवाल ही पैदा होता है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हाँ, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पर ना लेकर के एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? तो मेरा कहना देखिए मैं ये कह रहा हूं अगर मुसलमानों की तरफ से गलती हुई मुसलमानों को आगे बढ़कर रोकना चाहिए। देखिए महरूम अली को, पप्पू को जब गिरफ्तार किया गया कोई आवाज मुसलमानों की तरफ से नहीं उठी है जी, बिल्कुल। इसलिए उनको मालूम था कि ये कल्प्रिट है इस मामले में, उसको गिरफ्तार किया गया, किसी ने उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज नहीं उठाई कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन जाहिर बात है कि अगर दोनों समुदाय के लोग आगे बढ़कर ये कहें कि नहीं साहब संयम बरतने की जरूरत है, छोटे छोटे वाकयात के ऊपर में पूरे समाज को एक फसाद के उसमें भेज देना सही नहीं है। अगर जो लोग कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यही बात पाठक जी भी कह रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो कल्प्रिट है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में कहते हैं हु विल बिल्ड द कैट, बिल्ली की गली में घंटी बांधे कौन।
सिरसा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सिरसा साहब, यहाँ पर दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यहाँ पर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी जिसकी है बांधना उससे। सिरसा साहब पहले बोले फिर आप जी। दो बातें बहुत अहम हैं जो अभी अभी आपके साथ जो लोग बैठे हैं उन्होंने जो बात कही। देखिए, जो लोग चाहे कम्युनिटी को लीड कर रहे हों चाहे पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हों, कम से कम उनको अपने अंदर भी झांकना चाहिए और कम से कम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि ये किस नजरिए से काम कर रहे हैं। जी। आज ऐसा समय आ गया, पॉलिटिकल लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, तुम नालियां बनाओगे, गलियों का काम करोगे, लोगों के मरने पे जाओगे, जीने पे जाओगे, छोड़ो सब कुछ, बड़ा आसान काम है, जहां पे ऐसा काम हो वहां कूद जाओ और जाके बड़ा भावुक से भाषण दो और को देख लेंगे, काट देंगे, मार देंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, जुल्म नहीं होने देंगे। यही सब बातें हैं जिनके अब आपने बहुत अच्छी बात जब कही इन्होंने कि आज पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं या जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो ऐसी बात करते हैं। जब हम भी सहारनपुर में गए, ऐसा माहौल था। मैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं दिल्ली में चुना हुआ एमएलए हूँ दिल्ली के अंदर, और हमारे के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि जी आप कौम के लिए आए हैं और आप बताइए आप क्या करेंगे और कैसा करेंगे। और हमारे साथ हमने उनको समझाया, आप इतने सालों से यहाँ पर हैं जी, इतने सालों तक आपने फिर यहाँ पर रहना है, हम यहाँ पे कुछ भी बोल के जा सकते हैं, जो कहो यहाँ पे बोल रहना उन लोगों के एक साथ आपको भुगतना पड़ेगा, बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, अब आपने देखा आजकल आसान काम होता जा रहा है। जब चुनाव आता है, अब हरियाणा के अंदर चुनाव है, आपने परसों देखा, आपने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया था, अभी मैं सुन रहा था, तो क्या हुआ, अब हुड्डा साहब को लगा, कांग्रेस को लगा कि अब किसी न किसी तरह के वोटें लेने की बात है, तो उन्होंने सोचा कि एक ही लाठी के साथ कई सारे सांप मारेंगे और लाठी फिर बच जाएगी। ऐसी उन्होंने एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया, जिसके चलते एक तरफ तो नॉन सिख वोट पोलराइज होगी, दूसरी तरफ सिख वोट बढ़ जाएगी और हम सत्ता में आने के लिए कामयाब हो जाएंगे। तो आज सिस्टम एक ऐसा अडॉप्ट होता जा रहा है, लोग वैल्यूज को भूल गए हैं, प्रिंसिपल्स को भूल गए हैं इंसान की जिंदगी की क्या अहमियत होती है। आपने एक बहुत अहम बात कही सिरसा साहब, मरने वाला हमारे साथ राज्यसभा के लेकिन मोहम्मद अदीब साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपके पास वापस आएंगे। आपने सुना सिरसा साहब ये कह रहे हैं कि अभी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह की चीजें करवाई जाती हैं। हरियाणा में इलेक्शन की बात भी सिरसा साहब कह रहे हैं कि वहां भी इलेक्शन हो रहा है, इसलिए वहां जो कम्युनिटीज हैं उनको डिवाइड किया जा रहा है। यही बात कही जाती है उत्तर प्रदेश के बारे में भी, वहां पे 10 या 12 सीटों का बाई इलेक्शन हो रहा है और जहां जितने कम्युनल पोलराइजेशन हो रहे हैं उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं और जो राइट्स हो रहे हैं उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं। तो क्या इंसानों की जान इतनी आसान हो गई है कि अपनी सीट असेंबली और पार्लियामेंट में पक्की करने के लिए लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं? जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो यही है कि अब जो वोट हासिल करने का तरीका है वो सिर्फ दिलों को बांटकर किसी सूरत से वोट हासिल किया जाए। मैं इसमें एक सबसे अहम जो रोल अदा कर रहा है जी, वो जो सोशल मीडिया है जी। सोशल मीडिया में अगर आप देखें, मेरा आज क्वेश्चन था, नहीं लग पाया पार्लियामेंट में, मंडे को फिर उठा रहा हूं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस तरह की प्रोवोकेशन उसमें है। मैं लखनऊ गया, मैंने जाके वहां अथॉरिटीज से कहा कि ये एक सोशल मीडिया पे आया और वो सब जगह की जवाब दो करके, और उसमें नाम भी लिखा है, पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है, यानी वो सारे वही विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की जो मुख्तलिफ नाम पैदा करके उसमें लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने नौजुल्लाह अपनी बेटी से शादी की थी, इसका जवाब दो। और ऐसे ऐसे बेहुदा इल्जामात लगा के प्रोवोक करना। ये कहाँ हो रहा है? जहां इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी कंप्लेंट हो चुकी, अब तो 60 घंटे हो गए, उस वक्त 48 घंटे हुए। मैंने उस स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि एक्शन क्यों नहीं लिया। उनका एक्शन की पोजीशन ये है कि ऑन एन एवरेज हर 10 घंटे पर एक न एक जगह इस तरह की हरकत की जा रही है। पुलिस, ये उनका उत्तर प्रदेश में उनका कहना था, उत्तर प्रदेश में सरकार क्या करे जब पूरा समाज इस बात पे तैयार हो गया है कि एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालना है, एक दूसरे के मजहब को उछालना है। अदीब साहब, बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत तशवीश की बात है, बहुत चिंता की बात है कि पूरा समाज इस बात के लिए तैयार है कि इस तरह की स्थिति हो और एक दूसरे की ऊपर कीचड़ उछाला जाए या उनको चैन से ना रहने दिया जाए। क्या लगता है कि मुल्क की सालमियत के लिए इस तरह की सिचुएशन? मैं तो समझता हूं कि मुल्क बहुत बुरे वक्त में आ गया है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि माइनॉरिटीज को, चाहे वो सिख हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, इनको आइसोलेट करके मुल्क चला सकते हैं तो जरूर चला लें। और मैं तो
कासिम रसूल, इलियास साहब वगैरह बड़े संजीदा लोग हैं, इनके सामने कहना चाहता हूं, अब ये भी वक्त आ गया कि शायद हम मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को सोचना चाहिए कि हम अब हिस्सा भी लें या न लें, हमें माफ कर दें, हमारा वोट भी नहीं चाहिए ना हमें लड़ना है, लेकिन खुदा के वास्ते मुल्क को तो बचा लें, ये मुल्क टूट जाएगा। कौन हमारे नाम पर? अदीब साहब कौन लोग हैं ये? अरे जब सैयाह हुए कोतवाल तो डर किसका? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब सैयाह कोतवाल हो गए तो अब देखिए, अब वो बयान देते हैं कि मुजफ्फरनगर गुजरात भूल गए तो मुजफ्फरनगर होगा। और ये पाठक जी कि लोग ये कहते हैं, आपको खुद बता दूं, मेरे साथ एक वाकया हुआ, मुझे लगता है ये मेंटल आदमी होते हैं लोग, हम लोग भी जो अदीब साहब कर रहे हैं, अदीब साहब नहीं, आपने भी ये बयान सुना होगा कि मुजफ्फरनगर गुजरात भूल गया, मुजफ्फरनगर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन मैं सम्मानित सदन के सदस्य हैं और आपने एक बात बताई है सोशल मीडिया वाली बात, तो गंभीर है। जो लोग भी देश में अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, जैसे आपने कहा कि मेरा ये कहना कि मजहब के आधार पर बात करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जब आप सदन के सदस्य हैं तो आप किसी एक मजहब के व्यक्ति नहीं है। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था। मेरा ये कहना है कि आप किसी मजहब के व्यक्ति नहीं है। आज जो जरूरत है, आप लोग भी सामाजिक उठाया कि जो लोग भी सामाजिक ताने को बिगाड़ रहे हैं तो किसी मजहब के नहीं है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप किस मजहब के? मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी मजहब का किसी जाति का नहीं होता है, और जो लोग सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगे हैं उनको उन पर सख्त कार्रवाई हो, और उन पर सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकार को भी सामाजिक तरीके से। पाठक जी, जिस आदमी ने ये बयान दिया कि गुजरात तो भूल गए, क्या मुजफ्फरनगर भी भूल गए इतना जल्दी? जो लोग की पार्टी जो लोग इस तरह के अधिकारी हैं, वो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? आप सत्ता में सरकार है, जहां उन्होंने बयान दिया उसकी सुसंगत नियम उनके ऊपर बयान दिया, गुजरात में बयान दिया, गुजरात में भी आपकी सरकार है, गुजरात के नेता है। मेरा ये कहना है कि जो लोग सामाजिक ताने गढ़िया जी जो लोग ही हैं, जो लोग भी सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं वो देश के हित रक्षक नहीं हो सकते हैं। इस वर्षों तक मतलब जब से हम हैं, जो आपस के भाईचारा है, उस भाईचारे को बिगाड़ने की यथासंभव जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मजहबी सियासत में लगे हैं, जो लोग जातीय सियासत में लगे हैं, उनके इस मंसूबों को तोड़ने की आवश्यकता है। और उसमें जो लोग समाज के अगुवा है उनकी प्रमुख भूमिका है, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए। और जो लोग सरकार में हैं उनकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हमारे साथ चूंकि सिरसा साहब जुड़े हुए हैं, एक मामला आजकल बहुत हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी बहुत ज्यादा सुर्खी में है, उसको लेकर जिस तरह के पुलिस और लोग प्रदर्शनकारियों में सिख भाइयों को तोड़ने का तरीका किया गया, तो उसकी क्या राजनीति है? पहले पंजाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, अब एक हरियाणा का शोषा छोड़ा गया है, क्या इसके पीछे की राजनीति है? और अच्छी बात यह है कि कल की ये जो घटना हुई वो किसी तरह से कंट्रोल कर ली गई, लेकिन जिस तरह से ये मामला चल रहा है उसके पीछे भी क्या यही मकसद है सिरसा साहब? नहीं, उस पे तो देखिए, अब तक जो हमने देखा, चाहे कोई भी मिनॉरिटीज हो या मेजॉरिटीज हो, राजनीतिक लोगों ने हमेशा से उसमें अपनी रोटियां सेकी, लेकिन बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे रहकर ऐसे हालात बनाए कि उनको उसका बेनिफिट मिले। ये हरियाणा का पहला केस है जहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि जी हम तो आएंगे तो हम तो हरियाणा में आके वो अलग से सिखों की कमेटी बना देंगे। आप देखिए, किसी को जानकारी नहीं है, जैसे आप कोई भी धर्म होता है। मैं एक मिनट बताना चाह रहा हूं ना, मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट में। मैं जैसे किसी भी धर्म के बारे में आप जानकारी रखते हैं, लेकिन इतना ज्ञान नहीं रखते कि आप उस धर्म के बारे में 100% जानकारी, ऐसा संभव नहीं हो सकता दूसरे धर्मों के बारे में। हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन बाकी किसी को यह जानकारी नहीं है कि लड़ाई क्या है। लड़ाई यह है कि देश के अंदर एक पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट के अलावा केवल और केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी संस्था है जिसकी देश के अंदर चुनाव होता है, और केंद्र सरकार कराती है, इलेक्शन कमीशन कराता है। दूसरी ऐसी कोई संस्था नहीं है पार्लियामेंट के अलावा और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलावा जी। और ये एक्ट हमने 1947 देश आजाद होने से पहले ब्रिटिश राज से अपना एक्ट बनवाया था, और ब्रिटिश राज के दौरान से हमारी इलेक्शन हो रही है 1925 से। ठीक है, हम ये कहते आ रहे हैं हरियाणा को, हम बार बार कह रहे हैं आपके पास कोई हक नहीं है हमारे इस नेशनल एक्ट को तोड़ने का। ठीक है, हम सिखों की ये एक मिनी सिखों की पार्लियामेंट और ये सिख समुदाय की अपनी रिलीजियस आज पार्लियामेंट है जी। अब हमारे अपने रिलीजियस है, और इसके लिए आपको एक बात और जानकारी दूं, कभी आपकी भी इसके लिए हम लोगों को ऐसा ज्ञान था कि कांग्रेस ऐसा करेगी। 1959 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी के और मास्टर तारा सिंह जी की एक पैक्ट हुआ, जिसमें हमने लिखित तौर से लिया उनसे
कि आप हमारे किसी सिखों के धार्मिक मामले में इंटरव्यू नहीं करेंगे, लिखित तौर पर आप हमें दें। और जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखित तौर पर हमें ये पैक्ट करके दिया कि आप वो हमारे किसी भी सिखों के धार्मिक मामले में इंटरव्यू नहीं करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके रहते उन्होंने लिखित तौर पर लिखकर भेजा कि आप हुड्डा में ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, आप ये सिखों का इंटरनल मामला है। यहाँ पे मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि हम सिखों को बांटेंगे, हरियाणा के सिख अलग हो जाएंगे। इस पे आप लोगों की कांग्रेस अलग हो जाएंगे, कोई बातचीत हुई? सिरसा साहब, जो बात हुई है जाहिर सी बात हुड्डा साहब ने की है, हरियाणा का इलेक्शन है, लेकिन आप लोग दिल्ली में हैं, क्या दिल्ली में कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है उनसे, टॉप मैन लीडर से कोई बातचीत हुई है कि ये तो आपके नेहरू जी ने इसके ऊपर सफाई दी है और इसका आश्वासन दिया, मनमोहन सिंह ने दिया, फिर ये क्यों? हमारा नहीं जी, नहीं, मैं बताता हूं, हमारा जो हालात हैं, हमारी कांग्रेस हाईकमांड में हमारी को बात सुनने को तैयार नहीं, वो हमें अपना निजी दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं? 1977 में जब इमरजेंसी लगी, लड़ाई हमने लड़ी, सबसे ज्यादा इमरजेंसी की लड़ाई अकाली दल ने लड़ी, 18 महीने तक हमने मोर्चा लगाया, और कोई केवल एक पार्टी है, दूसरी पार्टी देश में कोई नहीं, आपके ज्ञान में अगर जहन में ये बात, केवल एक अकाली दल ऐसी पार्टी थी जो 18 महीनों तक लगातार जेल भरती रही, और तब इमरजेंसी जब टूटी तब हम आखिर तब भी। इसको आप ऐसे बताइए, सिरसा साहब ये बताइए कि ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला है, मेरी बात सुनिए, क्या ये सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स है या समाज को तोड़ने की भी पॉलिटिक्स है, कम्युनल पोलराइजेशन की भी पॉलिटिक्स? मैं बता रहा हूं ना, मैं इसी पे आने जा रहा हूं। आपने जो कांग्रेस का सवाल हमसे पूछा, मैं 1 मिनट में जवाब दूंगा उसका। तब से इंदिरा गांधी हमारी दुश्मन बनी और उसने जाके दरबार साहब पे अटैक किया, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद पूरी कांग्रेस की हाईकमांड जो है, गांधी परिवार हमारा दुश्मन है, उनको हम अपने से दुश्मन ही मानते हैं। हमारे साथ पता नहीं उनकी क्या मन में निजी ऐसी आज तक हमारे से रंजिश रखे खड़े हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जैसा आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, उसने स्टेज पे जाकर ये कहा कि मेरे मन में बड़ा गुस्सा था, मेरे मन में बड़ा रोष था सिखों के खिलाफ। देखिए, आप इस तरह की बात टीवी चैनलों पे कहें, सामाजिक स्टेजों पे जाके कहें, आप बात तो वही हो गई ना कि समाज को तोड़ने की बात है, जोड़ने की बात नहीं है। पीटना चाहते हैं, तोड़ने का कोई जोड़ने, इनको पता है जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक काम करने पड़ेंगे, लोगों का उद्धार करना पड़ेगा, समाज के शोषण को खत्म करना पड़ेगा, लोगों की प्रायोरिटीज को ध्यान में लाना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी को ऊपर लाना पड़ेगा। इन सब चीजों का शॉर्टकट क्या है? 2 समाजों को बांटो, एक की वोट लो और अपना जीत कर घर आ जाओ। तो ये जो अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसा नहीं है इनके घर में भी आग आएगी। जब आग लगती है जंगल में तो ऐसा लगता है कि जंगल की आग है, लेकिन जंगल की आग गांव को भी खा जाती है। ऐसा नहीं है कि इस आग से कोई बच पाएगा। इस आग ने पहले भी अपने रंग दिखाए हैं। अगर 1984 में बांटने की कोशिश की गई, आपने एक अच्छी बात कही है, आग जब लगती है तो अपना पराया नहीं देखती है। घर में आग जब लगती है तो एक जगह से होती है, दूसरी जगह तक लगाने चलते हो, ये गांव को खा के जाएगी, तुम्हारा घर छोड़ेगी, आशियाना तुम्हारा भी बचने वाला नहीं है। जो इस आग को आग देने का काम कर रहे हैं, आशियानी उनके भी नहीं बचेंगे। अदीप साहब, सिरसा साहब ने एक बहुत अहम बात की है कि आग जो है तुम्हारे आशियाने को भी ध्वस्त कर देगी, उसे भी जलाकर राख कर देगी। क्या जो लोग इस पे इन आग पे जो रोटी सेकते हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं, इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो आग वो लगा रहे हैं वो उनके घर तक ही पहुंच सकती है? एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो सब परेशान है। सिर्फ माइनॉरिटी नहीं परेशान है, जो संजीदा इंसान है, इंसानियत परेशान है कि हो क्या रहा है। अभी हमारे साथी ने कहा कि एक्शन होना चाहिए। एक्शन जो है, सबसे बड़ा जो पंचायत है या मंदिर है वो पार्लियामेंट है। 5 दिन से इस मुद्दे पर 0 आवर के लिए मैं लगा रहा हूं कि इस पे चिंतन हो, इस पे बैठक हो। राज्यसभा में इजाजत नहीं दी जा रही। लोकसभा में उन लोगों ने कोशिश करी, वहां होने नहीं दी। तो कौन सी जगह जहां जाके कहें, फरियाद करें कि ये मुल्क तबाह करने पे लोग लग गए हैं, एक साजिश के तहत लग गए हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, ये एक नई बात हो रही है। परमिशन नहीं, राज्यसभा में तो परमिशन नहीं दी। आज मैंने हामिद अंसारी साहब से अल्फाज कहे कि क्या मुझसे आप वो तवक्को करते हैं जो और लोग करते हैं कि मैं हाउस में जाऊं और वेल में जाके कागज फाड़ूं और चीख पुकार करूं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप मंडे को किसी और नाम से ले लीजिए, लेकिन ये मत लिखिए कि माहौल बहुत खराब हो रहा है। चलिए, तो जब ये आप देखें जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, और जो सिचुएशन बनी हुई है मुल्क में, कहीं ना कहीं उसका के जो असरात हैं वो पार्लियामेंट में और उसकी फंक्शनिंग पे भी दिख रहा है। ये जमहूरियत के लिए कितना खुशाइंद है, इसी पे बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। लेते हैं एक ब्रेक। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो।
एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गंवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। अभी मोहम्मद अदीब साहब ये बता रहे थे कि पार्लियामेंट में जब इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए वो वक्त लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त नहीं मिल रहा है। हालात यहां तक हो गए हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हाउस की कार्रवाई है, उसकी जो प्रोसीडिंग है, वो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन चलाएंगे, स्पीकर चलाएंगे, या जो बरसर इख्तिदार जो जमात है, जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है मुल्क पे, वो चलाएगी। हर चीज के लिए जो चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है, जो स्पीकर है, वो जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं। ये कैसी शुरुआत है हिंदुस्तान की जमहूरियत में? क्या कहिएगा आप कासिम रसूल नियाज़ साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी जमहूरियत के अंदर जो अब तक की आजादियां थी, यानी एक मुल्क में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन ये कह सकते हैं, जिसमें हमारे हुकूक, फंडामेंटल राइट्स मुतय्यन किए गए हैं, आजादियां दी गई हैं, और उसकी संरक्षक जो है वो पार्लियामेंट है, जी, जुडिशरी है। जी। लेकिन अगर वहीं बहस नहीं होने दी जा रही है, वहीं असल इशू आप देखिए जिस तरह से फिलिस्तीन का मसला हुआ उस पर बहस नहीं होने दी गई, बहस हुई। दूसरी बात मुझे ये कहनी है असल में, देखिए आपने ये बात कही कि जमहूरियत के लिए नुकसानदायक है। मसला सिर्फ जमहूरियत का नहीं है। ये सरकार इस नारे के साथ में आई थी, गुड गवर्नेंस देंगे और यानी करप्शन से पाक सत्ता देंगे। सवाल ही पैदा होता है, गुड गवर्नेंस के ऐसी नाम का डेवलपमेंट की बात आपने कही है, आप पूरे देश से, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं। अगर देश के अंदर कम्युनल सिचुएशन खराब हो गई, माहौल खराब हो गया, तो कौन अब क्या इन्वेस्टमेंट करेगा? जी। एक मसला तो ये है, कम्युनल एमिटी खत्म हो रही है, फिरकावाराना हमआहंगी खत्म हो रही है। क्या अब हम ये चाहते हैं कि सड़कों पर और गलियों में भी एक दूसरे के खिलाफ हम खड़े हो जाए? जी। ये इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो सवाल ही पैदा होता है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो बात अदीब साहब ने कही थी, यानी जो बात और सिरसा साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी यानी करतूतों का परिणाम भुगत लिया है। जी। आप देख रहे हैं वो कहां पहुंच गई है। हाशिए में, बिल्कुल। क्या बीजेपी भी चाहती है? बीजेपी बड़ी उम्मीदों के साथ में पावर में आई है, क्या वो भी चाहती है कि वो भी हाशिए पहुंच जाए? देखिए, देश के अंदर आम आदमी इस तरह की सूरत को पसंद नहीं करता है, जैसा कि अदीब साहब ने कहा। यहाँ की अक्सरियत अमन पसंद है, यहाँ की अक्सरियत इंसाफ पसंद है। अगर उसको महसूस होगा कि आपका काम वही है जो अंग्रेजों का काम है, लड़ा और हुकूमत करो, तो फिर आपके हाथ क्यों मजबूत करेंगे लोग? तो ये दूसरा मसला है हमारे लिए कि देश के अंदर अगर कम्युनल एमिटी खत्म हो जाएगी तो ये देश जो कि मुख्तलिफ नहीं, अभी मैं जो अब जानना चाह रहा था, मैं अदीब साहब से जानना चाहूंगी, क्या ये ऐवान भी जो है वो भी अब सरकार चलाएगी, या अब इतने मजबूर हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि उनको किसी मौजू पे, किसी मुद्दे पे बात करने के लिए इधर उधर देखना पड़ेगा कि किसी तरह से मौका मिल जाए तो बात कर लें? ऐसी सूरत हाल क्यों है? इसका वाकया मैं ये बता देता हूँ, जो अभी आपने डॉक्टर साहब ने कहा, फिलिस्तीन के ऊपर हम लोगों के 9 आदमियों के दस्तखत थे, ऑल पार्टीज के, कि इस पे बहस होगी, और उसमें जावेदकर साहब मौजूद थे पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से, और एक्सेप्टेंस हो गया। 12 बजे से बहस होगी, 12 बजे से 1:30 बजे का टाइम फिक्स हो गया, और सेक्रेटरी जनरल ने हम लोगों को नोटिफाई भी कर दिया कि आपको फला वक्त बोलना है। जी। यानी इस होने के बाद डॉक्यूमेंट जो है वो पार्लियामेंट के हो जाते हैं, मिनिस्ट्री के नहीं होते। 12 बजने में 5 मिनट पे पहले फॉरेन मिनिस्टर आती हैं जी, और वो एक स्पीकर को लेटर देती हैं कि साहब हमारे दोनों मुल्कों से ताल्लुकात हैं, इसलिए बहस को रिजेक्ट कर दिया जाए। उस दिन हाउस एडजर्न हो गया,
नेक्स्ट डे हामिद इस पे तो फिर बात सुन लीजिए। हामिद अंसारी ने कहा कि साहब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है और ये नोटिफाई हो चुका है इसलिए बहस होगी। 4 दिन तक बहस नहीं हुई और डिप्टी स्पीकर ने ये कहा, रिकॉर्ड में मौजूद है कि मैं 30 साल से हाउस में हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन कहे और मिनिस्टर जवाब न दे। ऐसा पार्लियामेंट चल रहा है। नहीं, आप जो बात उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आप बता रहा हूं कि यहां इस तरह का निजाम बन गया है, अगर यही चला तो मुझे लगता है कि दबे पांव कहीं न कहीं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये खत्म होने जा रहा है। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे इसके पहले कि हम कासिम रसूल इलियास साहब के पास है कि जो एक एंटी कम्युनल राइट प्रिवेंशन बिल जो आने वाला था उसके ऊपर क्या सुनगुन है? किसी तरह की कोई बातचीत इस सेशन में तो नहीं दिख रही है? नहीं, इस सेशन में तो नोटिफाई नहीं है। पिछले सेशन में 2-3 बार डाला गया और वो बीजेपी ने उसको आने नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस की नीयत खुद साफ नहीं थी, इसलिए वो लाए भी नहीं। दिखाने के लिए बात करते रहे, लाए नहीं। इन्होंने तो अपनी लिस्ट में रखा ही नहीं है क्योंकि इन्होंने तो पहले से उसमें मुखालफत की है। इस तरह का कोई बिल मैं नहीं समझता हूं आएगा क्योंकि जब तक कि आप, जैसा अभी पाठक साहब ने कहा, जब तक कि आप इस पोजीशन में नहीं है, जो व्यवहार, जो माहौल खराब कर रहा है उसको अगर आप सजा देने की हैसियत में नहीं है तो ये रुक नहीं सकता। ये थोड़े से लोग होते हैं, एक तालाब में थोड़ी सी मछलियां होती हैं जो पूरे तालाब को फैलाती हैं। जी कासिम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कसम, ये जो बातें अदीब साहब ने बताई है और जो बातें हम देख रहे हैं मीडिया के तौसूफ से जो आ रही माध्यम से, हमें ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी इस देश से खत्म हो जा रही है। आपने देखा जिस नारे के साथ अभी इतना जबरदस्त इलेक्शन हुआ और एक पार्टी जीत करके आई और सारे आपने देखा कि 31% से पार्टी जीत कर आई है। ठीक है, 69 लोगों का उसके पीछे वो नहीं है, हिमायत नहीं है। लेकिन एनीवे अब की बार मोदी सरकार, क्या मतलब हुआ? आप एक आदमी को इतना पावरफुल बना रहे हैं कि आज वो ये कहता है कि सेक्रेटरी से कि तुम मिनिस्टर्स की नहीं सुनोगे, मेरी सुनोगे। कौन चला रहा है हुकूमत? मिनिस्टर चला रहे हैं, होम मिनिस्टर चला रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर चला रहे हैं। जब आप सेक्रेटरी से बराह रास्त बात करते हैं, मिनिस्ट्री से हर्ज क्या है? सवाल ही पैदा होता है कि जब आप ये है सर कि मंत्री जवाब नहीं देता। एक राज्यसभा में हम लोग का मजाक होता है कि जब उनसे कहा जाता है कि भाई जवाब दे दीजिए, अभी बच्चों का वो यूपीएससी के एग्जाम का मसला चला, 10 दिन से चल रहा है, जवाब नहीं था। तो आखिर में हमारे दूसरे लीडरों ने कहा कि भाई साहब से पूछ लीजिए, उनका साहब वहां गए हुए हैं नेपाल, उनका साहब से फोन कर लीजिए, तो बता दीजिए। पाठक जी, ये हालत हो गई है, देखिए हालत ये हो गई है, सारे लोग इस बात को देख रहे हैं, मीडिया में भी ये बात आ रही है। और जिस तरह की जो बात अदीब साहब ने बताई कि सारा कुछ होने के बाद सुषमा स्वराज ने फिलिस्तीन पे डिस्कशन को रोकने की कोशिश की और दूसरी चीजों पे भी यही बात आ रही है कि चूंकि साहब नहीं है इसलिए बात नहीं हो रही है। तो क्या पूरा देश, सारे मंत्रालय, जितने भी विभाग हैं, साहब चलाएंगे? देखिए, जो लोग देश में डेमोक्रेसी खत्म होने की बात कर रहे हैं उनको थोड़ा अभी जनादेश आए बहुत दिन नहीं हुआ है, उसका सम्मान करना। नहीं, डेमोक्रेसी और रही बात यह कि हमने मोदी सरकार की बात, अंदेशा पैदा हो गया। आप अंदेशा मत पैदा करिए और ना जो लोग भी मजहब के नाम पर सियासत करना चाहते हैं वो थोड़ा संयम में रहें। अगर कोई ऐसी इम्पार्शियलिटी करती है केंद्र की सरकार तो ये सवाल उठे, थोड़ा सब्र करें। जनता ने जनादेश दिया है और जब हमने जनादेश लिया तो हमने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, और हमारे इस नारे पर ही जनादेश दिया है। यही बात चलाने की तो पूरी मंत्री परिषद चला रही है। वो जो बातें आप राज्यसभा के बारे में कर रहे हैं तो राज्यसभा और लोकसभा नियमों के, सुसंगत नियमों के तहत चलती है। स्पीकर स्वीकार करते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। क्योंकि मैं अदीब साहब आप सदस्य हैं इसलिए आप जानते हैं कि वहां क्या परिस्थिति हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि हर बार जब कोई नई सरकार आएगी तो उसके अनुसार और उसके परिवेश में बदलती है। हम सब चर्चा शुरू करें। लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी 30 साल में कि कोई चीज पे एग्रीमेंट हो गया है, वो डॉक्यूमेंट हो गया और उसके बाद एक मिनिस्टर जो है वो आके कहे कि नहीं इस पे हम बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन मुल्कों से हमारा अच्छा संबंध। देश की राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट नियम और अपने संविधान है, अपनी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। तो हम देश की लोकसभा और राज्यसभा के बारे में यहाँ चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी हाउस की प्रॉपर्टी हो जाती है। नहीं, फिर मिनिस्टर उस पर नहीं बोल सकता। जो हाउस का है और आप और चेयरमैन बेहतर जानते हैं। जिस बारे में मैं हाउस का स्पीकर, तो मैं उसके बारे में उत्तर क्या दूंगा? स्पीकर पार्लियामेंट के अंदर ये कहता है कि मैं 30 साल से हूं, मैंने कभी ये नहीं देखा कि चेयरमैन के नोटिफिकेशन के बाद मिनिस्टर रिफ्यूज टू टर्न अप। 3 दिन तक वो नहीं आई, जब तक कि साहब वापिस नहीं आए
वापिस आए, उसके बाद बयान हो। चलिए, हमारे साथ मजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं। सिरसा साहब, एक बात और बहुत साफ दिख रही है कि चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के उस इलाके की बात हो जो तराई का इलाका है, जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जहां अभी 12 सीटों पे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, कम्युनल टेंशन चल रही है। वहां किसी ना किसी बहाने से, चाहे किसी लड़की को छेड़ने के बहाने से हो, चाहे किसी जमीन के प्लॉट को लेकर के हो, किसी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की राजनीति आप देखते हैं, आपको भी पता है दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाला है और यह माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के बाद किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है। क्या इसी तरह की चीजें दिल्ली में भी हो सकती हैं? देखिए, मैं तो पॉजिटिव माइंडेड आदमी हूं, मैं तो ऐसी उम्मीद नहीं करता। मैं तो यही मानता हूं कि हम इस देश के वासी हैं और इस देश में बड़ी शांति पसंद लोग रहते हैं और ऐसा। लेकिन आज की हकीकत कुछ और है सिरसा साहब, जो शांति पसंद है। आज की हकीकत कुछ और है। आज हमारा जो शांति प्रिय देश है, गंगा मैंने कहा जो मुल्क है, वहां लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का अगला काट रहे हैं। मैंने यही तो कहा, मैं पॉजिटिव सोच का आदमी। मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा यकीन है कि इसके ऊपर रोकथाम लगेगी। मुझे ऐसा यकीन है जैसे हमारी जनरेशन पढ़ लिख रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों को से दूर जाएंगे, ऐसे लोगों को नापसंद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बड़ा अफसोस है, मेरे से पहले कभी किसी वक्ता ने अभी ये बात कही थी, एक सोशल मीडिया जो है, कम से कम गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक बहुत सख्ती से और कड़ाई से उसके ऊपर काम करना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि इन सभी झगड़े फसाद की सबसे बड़ी अगर कोई जड़ दिखाई देती है तो वो सोशल मीडिया है। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता। जो नौजवान दोस्त हैं हमारे, वो बिना बात के ऐसे कमेंट्स और ऐसी बात को रखते हैं और उसके अंदर फिर वही लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जिनका इसके अंदर, जिनको लगता है कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो इस चीज को बाद में उछालते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, नौजवान पढ़ रहा है, नौजवान लिख रहा है और कहीं ना कहीं वो इस देश को बदलने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। शायद इस देश के अंदर ऐसा दोबारा माहौल ना पैदा हो, इसके लिए हम ये बताइए कि जो करना चाहिए। जिस बात पर आप इशारा कर रहे हैं सिरसा साहब, जो मोहम्मद अदीब साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में भी मैंने उठाने की कोशिश की कि सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए या इस पे इतना कम से कम किया जाए कि इस पे चर्चा हो, ताकि एक जो हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए और इसको और सख्त बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि www.worldwideweb का जो अभी कल्चर चला हुआ है उसमें कैसे रोक सकेंगे? कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने समाज में ऐसा ताना बाना बुनना होगा कि इस तरह की चीजों को हम अपने लेवल पर उसको सैनिटाइज करें। जी सिरसा साहब। नहीं, हो सकता है, बहुत आसान है। देखिए, आप जब तक ऐसा कानून नहीं बनाते, अगर मैं मान लीजिए अमेरिका से भी अगर आपको मैसेज आता है, आपने पढ़ लिया, हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, हमने पढ़ लिया, छोड़ दिया उसको। लेकिन दो काम हो जाते हैं, एक आपको किसी ने भेजा, आपने पढ़ा और उसको छोड़ दिया, दूसरा उसको पढ़ने के बाद आपने उसको आगे और भेजा और 2 कमेंट्स डाल के इंस्टिगेट किया। और यह चीज के ऊपर बैन लगना चाहिए। अगर कोई भी इस तरह के कम्युनल कमेंट्स को, कम्युनल किसी स्टोरी को, कम्युनल किसी वीडियो को फॉरवर्ड करता है, यह भी एक क्राइम होना चाहिए। आप कम्युनल किसी भी चीज को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते उसको। और एक बहुत अहम बात ये कह रहे हैं तो देश को तय करना चाहिए। और मेरे लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं, सांसद लोग बैठे हैं जिन्होंने देश में कानून बनाना, मैं इनके से भी अपील करता हूं, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। देश के अंदर ये कानून लेके आना चाहिए कि सोशल मीडिया के अंदर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया का जो माध्यम है, उसके ऊपर अगर आपको कोई भेजता है तो आप गुनाहगार नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पास ऑन करते हैं उस चीज को, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं तो आप गुनाहगार माने जाएंगे। और इस तरह के लोगों को जब उठा उठा के जेलों में डालेंगे तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं इसके ऊपर बहुत बड़ी रोकथाम लगेगी। लोग जुर्रत नहीं करेंगे इस तरह। अदीब साहब, हमने देखा कोकराझार का मामला हो, आसाम का मामला हो, यहां तक कि जो म्यांमार में हुआ है उसको भी किस तरह से सोशल मीडिया पर उछाला गया और गलत तस्वीरें म्यांमार से जोड़ करके या गलत तस्वीरें कोकराझार से जोड़ करके पूरे तौर पर जो एक कम्युनल हार्मनी है, कम्युनल जो सोच है हम लोगों की, जो किस तरह से साथ में रहना है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसको दरहम बरहम किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि हमारा जो आईटी एक्ट है वो कहीं ना कहीं इतना मजबूत नहीं है कि इस तरह चीजों को, जिस तरह सिरसा साहब इशारा कर रहे हैं, इसको रोका जा सके? लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है अदीब साहब कि ठीक है, आईटी एक्ट में प्रावधान होंगे, उसको अमेंडमेंट किया जाएगा, चीजें लाई जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह सिरसा साहब ने बात किया कि हमको खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरह की चीजें हैं तो उसको हम फॉरवर्ड ना करें, उस पर हम रिएक्ट नहीं करें। समाज, आज का जो भारतीय समाज है, आज का जो हिंदुस्तान का जो माशरा है, वो इतना इनसेंसिटिव क्यों हो गया है कि अगर प्रॉफिट के खिलाफ कोई बात है उसको आप मजे लेकर के आगे कर रहे हैं, अगर कोई गुरु नानक जी के बारे में कोई बात है उसको आप मजे लेके कर रहे हैं, अगर कोई शंकर और पार्वती जी के बारे में कोई बात है तो उसके ऊपर आप मजे ले, ये इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए? हम लोग तो बेसिकली एक रिलीजियसली टॉलरेंट सोसाइटी है और सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ, ये जो आपने कानून की जहां तक बात की, कानून सिब्बल साहब लाए थे उसमें,
लेकिन हंगामा ये मच गया कि साहब आप तो ये हमारे राइट्स को जब्त कर रहे हैं। अगर कानून से नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ गई जी, अगर कानून से नहीं रुक सकता तो समाज को समझाने की जरूरत है। अब लेकिन मुश्किल तो यह है कि अब कितना घिनौना काम है बलात्कार जी, लेकिन अगर वो कोई हिंदू मुसलमान के बीच में हो गया जी तो बलात्कार हो गया, फिर कम्युनल हो गया। अब साइकिल आपस में लड़ जाए तो कम्युनल, यानी कोई किसी की जमीन का झगड़ा हो जाए तो कम्युनल। ये किसी कानून से रुकने वाला नहीं। इसमें समाज में बेदारी लानी होगी। समाज में बेदारी की जरूरत है, ये कोई कानून से रुकने वाली चीज है नहीं। राइट्स को, ये जो कम्युनल राइट्स हैं, इस तरह की जो चीजें, उसको कैसे रोका जाए? बहुत मुख्तसर। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, मैंने ये बात कही, क्या सिर्फ एक्ट लाना होगा या लोगों में भी बेदारी? नहीं, लोगों में बेदारी जरूर लानी चाहिए। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि दोनों समाज के लोगों को, जहां भी इस तरह कोई छोटा वाकया होता है, उनको स्पॉट पे पहुंचकर रोकना चाहिए, अफवाहों को नहीं फैलने देना चाहिए, और इस तरह की जो सोशल मीडिया के अंदर जो चीजें आ रही है उसको शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे कहना चाहिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि साहब कानून नहीं लाया जा सकता है, इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। कई मुल्कों के अंदर कई लेकिन हिंदुस्तान में जमहूरियत है, बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वहां पे हम लोग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये मतलब नहीं है आपको आजादी हासिल है, लेकिन उस हद तक आजादी हासिल है, इस बात जरूर होनी चाहिए जी। देखिए, जो परिस्थितियां हैं और जिस पर हम सारे लोग बहस कर रहे हैं, क्योंकि बहस कंफ्यूज करते हैं, इसलिए जो सरकारें हैं उनको नीति और नियत दोनों ठीक करनी पड़ेगी। अपराधी अपराधी है, जो लोग भी सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं उन पर बगैर किसी जाति के, बगैर किसी मजहब भेद के कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और घटनाओं को त्वरित रोका जाना चाहिए। जो अफवाह फैला रहे हैं, जो लोग इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं सामाजिक दायित्व के नाते हमको भी इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, अपने ये गर्मा गर्म बहस देखी, आपने देखा है कि इस तरह से सिरसा साहब ने ये बताया कि अभी जो सिचुएशन है उसमें जिस तरह से लोग सोशल मीडिया की चीजों पर रिएक्ट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। उस पर भी लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि उसको फॉरवर्ड ना करें, उस पर रिएक्शन ना दें, उसको लाइक और डिसलाइक ना करें। और दूसरी तरफ मोहम्मद अजीज साहब ने कहा कि हमारे पास जो आईटी एक्ट है उसमें भी उतने प्रोविजन नहीं है कि इनको रोका जा सके। लेकिन सारे लोगों की बात का एक मफहूम तो ये बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं इसमें समाजी बेदारी आनी चाहिए, लोगों को टॉलरेंट होना पड़ेगा, लोगों में समझदारी आनी होगी, लोगों में कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे में तफरीक करने का मादा होना चाहिए। और जैसा कि पाठक साहब कह रहे हैं, बीजेपी के नुमाइंदे, कि जब सही और गलत में फर्क होगा और गलत को सजा मिलेगी तो ये चीजें कहीं ना कहीं रुकेंगी। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे खुली बहस में। फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय।